नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है बागेश्वर धाम की यात्रा, खुला सियासी पर्चा। जैसा कि आप जानते हैं कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आज से इस एकता की यात्रा की शुरुआत की है। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए इस यात्रा की तो शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। इससे पहले कि इस पूरे विषय पर हम विश्लेषण करें, चर्चा करें, सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुरुवार को सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पर निकले। हिंदू राष्ट्र बनाने के मकसद से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पदयात्रा शुरू की है। पदयात्रा से पहले बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ने मंदिरों मस्जिदों में राष्ट्रगान गाने की खुलकर वकालत। सनातनियों की एकता पदयात्रा का प्रमुख लक्ष्य तो अभी वर्तमान में भेदभाव और जात पात को मिटाना है, परंतु अगर मंदिरों में ये प्रयोग की जाती है या पहल की जाती है तो निश्चित रूप से बहुत अद्भुत होगी, अनूठी होगी। इससे इस देश में वो क्लियर हो जाएगा कि देशद्रोही कौन है और राष्ट्रभक्त कौन है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को प्रदेश के मुखिया मोहन यादव ने शुभकामनाएं दी। बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र शास्त्री जी पंडित जी का अपना एक अलग अंदाज भी है और वो विभागी के लिए जाने जाते हैं, उनका मार्गदर्शन हमको मिलता है। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया होने के नाते से मैं अपने इस आध्यात्मिक यात्रा की उनको बधाई देना चाहता हूँ। मेरा संसदीय क्षेत्र आज गौरवान्वित है कि महाराज जी की पदयात्रा यहाँ से शुरू हुई है। मुझे भी शामिल होने का अवसर मिला है और एक बड़े उद्देश्य को लेकर महाराज जी ने जिस प्रकार से सामाजिक समरसता का, सनातन धर्म को लेकर के यात्रा प्रारंभ की है, महाराज जी का हम सब अभिनंदन करें। वहीं इस पदयात्रा को लेकर कांग्रेस दो फाड़ नजर आ रही है। यात्रा में शामिल होने पहुंचे पूर्व मंत्री और विधायक जयवर्धन सिंह ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा को जहां सनातन धर्म की यात्रा बताया, वहीं राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने इस यात्रा को बीजेपी का प्रोपेगेंडा बताया। महाराज जी ने सदैव ये बात कही है कि ये यात्रा कोई दल की नहीं है, ये यात्रा सनातन धर्म की है और इसीलिए जो लोग महाराज जी को फॉलो करते हैं सब इसमें शामिल रहेंगे। भाई बहुत अच्छी बात है, वो हर व्यक्ति को अपने अपने कार्यक्रम करने का हक है, वो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, उनका स्वागत है। 9 दिन की इस यात्रा में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर करीब 160 किलोमीटर का सफर करेंगे। बागेश्वर धाम से गुरुवार को शुरू हुई ये यात्रा 29 नवंबर को ओरछा के राम राजा मंदिर में पूरी होगी। यात्रा में देश के कई बड़े संतों के साथ धर्म और कला संस्कृति से जुड़े लोग शिरकत करेंगे, तो राजनेता भी यात्रा में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ कदमताल करते दिखेंगे। कुल मिलाकर बागेश्वर धाम की यात्रा में धर्म के साथ सियासी पर्चा भी खूब खुलेगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि हिंदुओं को जगाने के लिए बाबा बागेश्वर की ये यात्रा तो निकल चुकी है, लेकिन अब इस पर बंसल न्यूज के भी कुछ सुलगते सवाल हैं। सबसे पहली बात यही है कि क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा पर सियासी पर्चा खोलना वाजिब है? क्या सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के मकसद में शास्त्री सफल हो पाएंगे? 9 दिनों बाद क्या इसके कोई प्रभाव नजर आएंगे? और क्या बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर बनने जा रहे हैं? क्योंकि बच्चा बच्चा उन्हें जानता है, काफी लोकप्रिय हो चुके हैं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री। तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ पूर्व विधायक बीजेपी के यशपाल सिंह सिसोदिया जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका यशपाल जी। और अभय नारायण जी कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत स्वागत है अभय जी। शैलेंद्र जी, सबसे पहले जो बंसल न्यूज के सुलगते सवाल है, मैं वहीं से शुरू करूंगी। इस यात्रा की शुरुआत हुई और सबसे पहला सवाल यही कि हिंदुओं को जगाने के पीछे क्या जरूरत पड़ रही है इस यात्रा की? इसमें कितना अध्यात्म और कितनी राजनीति आप देख पा रहे हैं? देखिए शुभांगी, मैं कहूँगा कि ये यात्रा सियासी से सामाजिकता की ओर बढ़ाने की कोशिश है। मुद्दा तो बीजेपी का ही है, कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे से शुरू हुआ और अब ये संतों तक आ गया है। तो इस पूरे श्रृंखला को आप देखिए तो पूरी राजनीति और अध्यात्म सब कुछ आपको समझ में आएगा। देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वो चेहरा है जिनको मुझे लगता है कि अब हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की तैयारी है और इसके पीछे बीजेपी है, आरएसएस है, ये एक सवाल है। क्योंकि जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से वो मुद्दे छेड़ रहे हैं, आज की यात्रा में आपने भीड़ देखी होगी तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोकप्रिय हैं वो।
और ऐसे लोकप्रिय चेहरों की ज़रूरत है, क्योंकि अगर सियासत के तौर पर ये मुद्दा उठाया जाता सामाजिकता का, जात पात का, तो शायद उतना असर नहीं होता। तो एक संतों की तरफ ये बात आई और अध्यात्म कह लीजिए या सामाजिक क्षेत्र के नेताओं के जरिए ये बात आगे बढ़ाने की कोशिश है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरा केंद्र इसका 2029 का ही चुनाव है और जातिगत जनगणना है। मैं अभी भी वही देखता हूं कि जातिगत जनगणना जिस तरह से कांग्रेस मुद्दा बना रही है और हिंदू वोट बंटने का डर है बीजेपी को, तो कहीं ना कहीं संघ और बीजेपी ने ये पूरा प्लान किया हो सकता है। और जहाँ तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सवाल है, वो हमेशा से हिंदुत्व की बात करते रहे हैं और उनके सुर में सुर मिलाया है अनिरुद्धाचार्य ने। तो जिस तरह से उन्होंने चारों वर्णों को एक ही माँ के बेटे बताया और जिस तरह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किसी भी जात का पुजारी होने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं इसके जरिए जो आरएसएस का एजेंडा हमेशा से रहा है सामाजिक समरसता, खासतौर से हिंदू राष्ट्र में की लाइन पर आगे बढ़ने के लिए, इसमें मैं ये भी देखता हूँ। तो कुल मिलाकर इसमें सियासत भी है, सामाजिकता भी है, संघ का एजेंडा भी है, बीजेपी का फायदा भी है। कांग्रेस जरूर इसमें कंफ्यूज नजर आती है, जिस तरह से खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं कांग्रेस के नेता, क्योंकि बात जब हिंदुत्व पे आ जाती है, संतों पे आ जाती है, तो खुलकर कांग्रेस नहीं बोल पाती है। तो कुल मिलाकर अभी स्थिति ये है और 29 तक उनकी यात्रा चलना है। कई आपको देखेंगे कई बयान आने हैं, कई सुलगते बयान आने हैं और सियासत इस पर और छिड़ेगी अभी। जी बिल्कुल सही कहा शैलेंद्र जी आपने, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि दलित पुजारी हो, कई तमाम ऐसे विषयों पर आए दिन धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी बात रखी है, बेधड़क वो बोलते हैं और शायद इसीलिए उनके इस अंदाज को लोग पसंद कर रहे हैं। 20,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया इस यात्रा से जुड़ने के लिए। अभय नारायण जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि कांग्रेस काफी कंफ्यूज नजर आ रही है। अभय जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जयवर्धन सिंह जब इस यात्रा में पहुंचे, काफी सरप्राइजिंग ये बात थी, क्योंकि दिग्विजय सिंह उनके पिता जिस तरह से जिस धारा प्रभाव में वो बोलते आए हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड चलती है, लेकिन आज उनके बेटे का इस यात्रा में पहुंचना और उसके बाद कांग्रेस में एक तरह से दो फाड़ हम देख रहे हैं इस यात्रा को लेकर। विवेक तनखा कह रहे हैं ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है और जयवर्धन सिंह कह रहे हैं कि सनातन के लिए यात्रा बेहद जरूरी है, सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। इस पर भी सहमति जता दी, क्या कहेंगे? वांगी जी, कांग्रेस कहीं कंफ्यूज नहीं है। कांग्रेस देश के संविधान के साथ है। देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है। देश का संविधान सभी धर्मों को समान भाव से आदर देता है और देश में हम भारत के लोग, इसमें सभी जाति धर्म के लोग रह सकते हैं। तो कांग्रेस के कंफ्यूज होने का प्रश्न नहीं है। जहां तक जयवर्धन सिंह जी के शामिल होने का है, वो व्यक्तिगत रूप से बाबा के अनुयायी होंगे और वो शामिल होने बाबा के लिए गए। और सनातन धर्म की बात आएगी तो मैं भी सनातनी हूं, मैं भी सनातन धर्म का बात करूंगा। लेकिन अभी शैलेंद्र सिंह जी ने जो व्याख्या की कि पीछे का एजेंडा कौन सेट कर रहा है, मास्टरमाइंड कौन है, वही आरएसएस, वही भाजपा, वही हिंदू राष्ट्र की बात। मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने झंडे के तले इस यात्रा क्यों नहीं निकालती? क्यों बाबा का सहारा ले रही है? क्यों बाबा को चेहरा बना रही है? एक बाबा जिसको सनातन धर्म के लोग पूछते हैं, एक हमारे शास्त्री जी जिसके लोग आदर भाव से गुरु के रूप में देखते हैं, उसको भाजपा इस्तेमाल करे। इसलिए अच्छा है कि भाजपा यात्रा को निकाले, भाजपा हिंदू राष्ट्र की बात करे। उनके प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के कह रहे हैं कि मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र से, अरे आप निकाल लीजिए, आप तो पूरे देश में हैं, आप पूरे देश में हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा निकालिए और भी जितने बाबा है उनके एक जगह इंचार्ज बना दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी का छुपा हुआ एक एजेंडा है। इनके पास 10 साल की सरकार में बोलने को कुछ नहीं है, विकास की बात करने को कुछ नहीं है। मणिपुर जल रहा है उस पर बात नहीं करेंगे, गरीब और गरीब हो रहे उस पर बात नहीं करेंगे, बेरोजगार बढ़ रहे हैं उस पर बात नहीं करेंगे। ये हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, सनातन पे बात करेंगे। बाबा एक समय रामदेव इनके मोहरा थे, आज रामदेव बाबा बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। कहाँ है रामदेव बाबा? तो आपने एक तरह से अभय नारायण जी, आपने एक तरह से ये बता दिया कि जयवर्धन सिंह जो हैं उन्होंने शामिल तो जरूर हो गए आज इस यात्रा में, लेकिन वो उनके पर्सनल अनुयायी हैं, या ये कहा जाए उनके पर्सनल विचार हो सकते हैं, निजी विचार हो सकते हैं कि वो धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में शामिल हुए। कांग्रेस का जयवर्धन सिंह के इस चीज से लेना देना नहीं है। निश्चित रूप से उन्होंने कहा भी कि मैं बाबा का अनुयायी हूँ और जो शास्त्री जी का अनुयायी उन्होंने कहा है कि मैं सनातन के लिए निकाली गई इस यात्रा का समर्थन करता हूं, क्योंकि धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए यात्रा बेहद जरूरी है। और इस यात्रा को आपको मैं एक बार फिर बता दूं, डबल कोटेशन में यही कहा जा रहा है, ये यात्रा हिंदुओं को जगाने के लिए है। आप एकता की बात करते हैं, तो क्या कांग्रेस का इस यात्रा से कोई लेना देना नहीं है?
मैं पूछना चाह रहा हूं कि कौन से हिंदू को आप जगा रहे हैं? कौन हिंदू सोया हुआ है? कौन हिंदू भगवान राम को नहीं मान रहा है? कौन हिंदू अपने धर्म के साथ नहीं खड़ा है? आप किस हिंदू को जगाना चाहते हैं? अभय जी, अगर फिर अब मैं राम मंदिर पे पहुंचूंगी तो फिर आप कहेंगे कि आप ऐसे सवाल कर रही हैं। फिर अगर आप राम को मानते हैं तो फिर राम मंदिर का जब स्थापना हुई थी उस दौरान उस कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता क्यों नहीं पहुंचे थे? फिर ये विषय कहीं और चला जाएगा। चलिए, आपसे मैं आगे भी चर्चा करूंगी। यशपाल जी से मैं बात कर लेती हूँ। आपने तो सीधे सीधे बोल दिया है कि ये बीजेपी का एजेंडा है। अभय नारायण जी, आप थोड़ा वक्त दीजिए मुझे। यशपाल जी से भी मैं जान लेती हूँ क्यों आप ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। यशपाल जी, अगर बीजेपी की राजनीति को मैं देखूं, यात्राओं से आपका पुराना कनेक्शन रहा है और कुल मिलाकर ये कहा जाए भले ये बीजेपी अधिकृत यात्रा नहीं है लेकिन बीजेपी को इसका फायदा मिल रहा है, क्योंकि अब आप देखिए अभय नारायण जी सीधे सीधे कह रहे हैं कि आप लोग ये यात्रा निकलवा रहे हैं। शुभांगी जी, भारतीय जनता पार्टी ने कभी धर्म यात्राओं में राजनीतिक लाभ देने की कोशिश नहीं करी है। एजेंडा को लेकर के यदि हम चलते हैं तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में यही तो अंतर है शुभांगिनी जी। अगर आप देखें तो आज यात्रा बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी की कहां से निकल रही है? मध्य प्रदेश से। किस एरिया को छुएगी? मध्य प्रदेश को। लेकिन आज कांग्रेस न केवल शुभांगी जी जैसा आपने कहा दो फाड़े, बल्कि मध्य प्रदेश के बंसल न्यूज चैनल पर, MPCG पर मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं दिख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता जी यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं, अभय जी। इसी से आप अंदाज लगा लीजिए कि यात्रा जिस मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम की निकल रही है धीरेन्द्र शास्त्री जी की, और उनकी इस यात्रा को लेकर के कांग्रेस का कोई स्पोक पर्सन, प्रवक्ता और कांग्रेस का कोई मध्य प्रदेश का वरिष्ठ विधायक या वरिष्ठ नेता इस डिबेट में हिस्सेदारी नहीं कर रहा। ये दो फाड़ नहीं है तो और क्या है? फिर देखिए आप जिस प्रकार से विवेक तनखा जी ने जो वक्तव्य दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। देखिए, कांग्रेस हमेशा प्रोपेगेंडा करती है। मैं आगे थोड़ा सा और शुभांगिनी जी निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस कितनी कंफ्यूज है। देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, एक दौर आया था, आपने सुना होगा, काफी मीडिया में चर्चित हुआ था, कथाकारों को, कथावाचकों को, संतों को, बड़े बड़े संतों को जो कथा करते हैं उनको का दुकानें हैं, मॉल है, और यहां तक कि उन्होंने उन संतों पर टिक्का टिप्पणी करी है। कांग्रेस भोपाल के आरिफ मसूद प्रदेश कांग्रेस में, अभय जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी भोपाल में जब कमलनाथ जी सुंदरकांड का आयोजन करवाने की कोशिश कर रहे थे, तो यही कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद जी कहते थे कि हम बकरा ईद भी मनाएंगे, बकरी ईद मनाएंगे कांग्रेस में। ये यहां मत कीजिए, कांग्रेस के कार्यालय को धर्म से न जोड़िए, और हम इसका विरोध करते हैं। सुंदरकांड का विरोध कांग्रेस करती है, संतों को मॉल और दुकान करार देती है, और यहां तक कि राहुल गांधी जी, एक दौर आया था शुभांगिनी जी, जब बोलते हैं कि मंदिर में लड़के क्यों जाते हैं। आप देखिए धर्म के प्रति कितनी अनिष्ठा है इन लोगों की। और मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कि धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा सिर्फ हिंदुओं को जागृत करने के लिए नहीं है। अगर आपने उनका एजेंडा सुना हो, पढ़ा हो, ध्यान से देखा हो, तो वे जातिवाद के भी खिलाफ हैं और छुआछूत के भी खिलाफ है। और उन्होंने अपने वक्तव्य में दिया, अभी आपने बाइट सुनाई उनकी, क्या कहा उन्होंने कि राष्ट्र विरोधी और राष्ट्र को समर्थन करने वाली ताकतों को यह पर्दाफाश करेगी यात्रा। इस बात से स्पष्ट होगा कि उनकी इस यात्रा को कितना खुल करके लोग सामने आकर के समर्थन करेंगे। वे राष्ट्र के यशपाल जी, समर्थन तो बीजेपी की ओर से भी हमने देखा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा खुद पहुंचे इस यात्रा का समर्थन करने के लिए। तभी तो शायद इस तरह के आरोप आप पर लगते हैं कि आपकी लाइन पर ही धीरेन्द्र शास्त्री चल रहे हैं, बीजेपी की जो लाइन है उसी पर ही धीरेन्द्र शास्त्री ये यात्रा निकाल रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस अपना एजेंडा स्पष्ट करे। आपने स्वयं अभी कहा है कि कांग्रेस दो फाड़ है, और मैं स्वयं कह रहा हूं कि कांग्रेस दो फाड़ नहीं, अनेक फाड़ों में फाड़ है। कारण क्या है कि कांग्रेस के नेताओं की कथनी और करनी में अंतर है। अभी आपने स्वयं ने कहा कि राम मंदिर के बाद अगर आपने कहा था तो राम मंदिर, राम का अस्तित्व नहीं है। अभय जी, किसने हलफनामे दिए थे? चलिए ठीक है यशपाल जी, अभी आगे भी हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। शैलेंद्र जी से मैं एक राय लेना चाहूंगी। शैलेंद्र जी, आपने सुना किस तरह से दोनों ही राजनीतिक मेहमान एक बार फिर काफी ज्यादा एक दूसरे पर आक्रामक नजर आ रहे हैं। बीजेपी कह रही है प्रोपोगेंडा नहीं है, कांग्रेस अपना प्रोपोगेंडा तय नहीं कर पा रही है। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि हिंदुओं की इस यात्रा का
कितना फल मिलेगा धीरेंद्र शास्त्री को आपको लगता है आज के राजनीतिक परिवेश में? और इसके अलावा जो ब्रांड एम्बेसडर वाली बात हमने उठाई, बंसल न्यूज ने उठाई है, क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले वक्त में हिंदुत्व के एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री को देखा जाएगा? क्योंकि जिस तरह से वो कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं और खुद कहते हैं कि अब तो सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए या वक्फ बोर्ड हट जाना चाहिए। बिल्कुल उनको हिंदू ब्रांड एम्बेसडर बनने की तैयारी में है वो। लेकिन यशपाल जी ये भी बोल रहे थे कि अभय मिश्रा जी को क्यों बिठाया है छत्तीसगढ़ से, यहाँ से कोई बैठा नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इस खबर का संबंध बस्तर से भी है, क्योंकि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री घोषणा कर चुके हैं कि धर्मांतरण के मुद्दे पर वो बस्तर में भी यात्रा निकालने वाले हैं। तो इस लिहाज से उनका बैठना वाजिब हो जाता है। ये बहरहाल जैसे आप कह रही थी कि देखिए सब इससे बेहतर कोई चेहरा हो नहीं सकता धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से हिंदुत्व का। वो युवा है, लोकप्रिय है, और जिस तरह से आप अगर हिंदू कौम की युवा पीढ़ी को देखें तो उसको कनेक्ट करने के लिए वो कोई ऐसी चीज़ थी नहीं। ये चेहरे जैसे अनिरुद्धाचार्य आए हैं या धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आए हैं, ये युवाओं में भी बहुत लोकप्रिय हैं शुभांगी। तो उनके ज़रिए भी, और जिस तरह की वो बात करते हैं, एक नई बात करते हैं, उनकी कथाओं में आप देखिए तो नया कलेवर है। तो उनके चेहरे का इस्तेमाल बहुत तरीके से किया जा रहा है कि हिंदुत्व को एक करने के लिए, जोड़ने के लिए। दूसरी बात है, देखिए इस पूरी यात्रा में आप देखेंगे कि जिसमें बीजेपी हमेशा माहिर रही है, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को वो बहुत अच्छे से जोड़ती है। और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के आप आज के सारे बयान देखिए या पूरी यात्रा देखिए या उनके पूरे बयान देखिए, तो हिंदुत्व प्लस राष्ट्रवाद उन्होंने बहुत तरीके से जोड़ा है। जिस तरह से आज उनका बयान आया कि मंदिरों में राष्ट्रगान होना चाहिए तो मस्जिदों में भी होना चाहिए। तो ये जो ऐसे इशू है जिस पर कांग्रेस कुछ नहीं बोल पाती है, तो ये बहुत चतुराई से पूरा हम कहें कैंपेन गढ़ा गया है और ये जो यात्रा निकल रही है। और जहाँ तक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की बात कही है आपने, तो निश्चित रूप से वो आने वाले दिनों में हम उनको बड़ी भूमिका में देखेंगे। और जिस तरह से वो यात्रा निकाल रहे हैं और जो उनका कलेबर है, जो उनकी क्षमता है बोलने की, जिस तरह से वो वाक्पटु है और एक बहुत लोकप्रिय चेहरा है, तो ये बहुत 29 के लिए भी आगे जाके आप देखेंगे ये इस चेहरे का बहुत इस्तेमाल होने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने शैलिन जी, जिस तरह से आपने समझाया कि आज का जो एक उनका बयान भी सामने आया मंदिर मस्जिद में राष्ट्रगान का, निश्चित रूप से राष्ट्र के एक भाव जो है, राष्ट्र के प्रति जो एक भाव है उसको भी उन्होंने साथ ही साथ और हिंदुत्व को जो मिक्स करके उन्होंने एक चीज़ रखी है सबके सामने। मुझे लगता है शायद कांग्रेस इसमें हर बार पीछे रह जाती है। अभय नारायण जी, एक बात आप कह रहे थे कि हम तो एकता में विश्वास रखते हैं। मुझे अच्छे से पता है कि आज के समय में अगर कांग्रेस सबसे ज़्यादा किसी बात पर जोर दे रही है तो वह है जातिगत जनगणना। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे का नारा देते हैं तो इस पर कांग्रेस आपत्ति जताती है। आपको नहीं लगता अगर आपको इस बयान से आपत्ति है तो फिर जातिगत जनगणना कहीं ना कहीं जात पात को हाईलाइट कर देगी? आप क्यों इस बात की बार बार जिक्र करते आए हैं? वांगी जी, जातिगत जनगणना से समस्या किसको है? उन बड़ी जातियों को है जो 2%, 4% लोग 100% पे राज कर रहे हैं। उन लोगों को आपत्ति है। जातिगत जनगणना क्यों होनी चाहिए इस देश में एक अलग विषय है। आज इसको बागेश्वर धाम की इस यात्रा के डिबेट पे आप शामिल करेंगे तो बहुत छोटा विषय हो जाएगा, बहुत छोटी बात होगी। जातिगत जनगणना समझने के लिए आपको इतिहास के पन्नों में जाना पड़ेगा। मैं जातिगत जनगणना की बात इसलिए बीच में ला रही हूं अभय नारायण जी, इसके पीछे कारण आप समझिए। जातियों को लेकर आए दिन इतने बयान आते हैं और पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने तो कह दिया है 2 जातियां होती हैं, अमीर या गरीब। तो ऐसे में अब आप कह रहे हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए, यानी बार बार उन बातों को बीच में लाना कि कौन अल्पसंख्यक है, किनकी संख्या ज्यादा है। क्या आपको नहीं लगता कि आप बटेंगे तो कटेंगे से किनारा करते हैं और फिर वही काम करने के लिए बार बार प्रेरित कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो, लोगों के साथ गलत हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार? अभी फिर आपने बोला कि उनको इस पर आपत्ति है जो बड़े बड़े संख्या में बैठे हुए हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग में नहीं आते, बहुसंख्यक में आते हैं। अल्पसंख्यक का मैंने नाम भी नहीं लिया, अल्पसंख्यक तो आप बोल रही है। मैंने चलिए ठीक है, ये मेरी गलती हो गई, आप अपना पक्ष रखिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जातिगत जनगणना होने से आपत्ति क्यों होनी चाहिए। और आज जो शास्त्री जी कह रहे हैं, कांग्रेस वही कहती है कि जाति 2 ही है, अमीर और गरीब। और गरीब की जाति निकाल लीजिए कि कौन जातियां गरीब रह गई हैं, कौन आज पीछे है, उनको कैसे समाज के मुख्य धारा में लाया जाए। जातिगत जनगणना से आप क्यों भाग रहे हैं साहब? आप तो जब विपक्ष में थे तो मांग करते थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और आज आप जातिगत जनगणना से भाग रहे हैं। और शास्त्री जी का अगर उद्देश्य हिंदू जागरण है तो उनका स्वागत है। शास्त्री जी का उद्देश्य सनातन धर्म को जगाना है तो उनका स्वागत है। लेकिन शास्त्री जी के पीछे अगर कोई खेल खेल रहा है तो उसको कांग्रेस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी।
कांग्रेस का फोकस विकास की ये तो यात्रा बहुत में होता है। डिप्लोमेटिक बात हो गई फिर अभय जी। आप कह रहे हैं शास्त्री जी के इस बात से मैं सहमत हूं कि 2 ही जातियां होनी चाहिए, फिर आप कह रहे हैं शास्त्री जी अगर शास्त्री हिंदू जी जागरण कांग्रेस के की लिए बात इस पे सहमत यात्रा है। को निकाल रहे हैं तो मैं सहमत हूं, तो फिर बीजेपी का प्रोपोगेंडा कैसे हो गया ये? फिर तो कांग्रेस भी इस धारा में है ना कि आज आप 10 साल की सरकार के विकास पे बात मत करिए। आज मध्य प्रदेश में क्या योजना आई आप बात मत करिए। आज छत्तीसगढ़ में बस्तर सरगुजा में क्या हो रहा है वो बात मत करिए। आज मणिपुर जल रहा है, मैं वहां पे 2 समुदाय लड़ रहे हैं उसमें आप बात मत करिए। आप नहीं बागेश्वर धाम अभय की नारायण यात्रा जी, पे बात तो हम सब पे करते हैं, बात हम सब पे करते हैं, और आज का आज- मुद्दा जो आज हमारा ये बात- कार्यक्रम है हर मुद्दे पर इस पर चर्चा होती, खुल के चर्चा होती बागेश्वर है। वाला आज के इस मणिपुर मुद्दे से पर मैं दिखाया, आपसे बात मणिपुर कर में रही जागरण हूँ। पैदा करके। पहले आप कह रहे थे कि ये यात्रा बीजेपी का प्रोपोगेंडा है, फिर अब आप कह रहे हैं इस यात्रा में हम सहमति जता रहे हैं, शास्त्री जी की इस बात से हम सहमत है, तो फिर ये बीजेपी का प्रोपोगेंडा कहाँ रह गया? देखिए मैंने कहा ना कि ये यात्रा अगर सनातन और हिंदू धर्म की बात करने के लिए है तो राजनीतिक बात ना हो। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों शामिल हो रहे हैं? और तो अगर फिर शामिल ऐसे हो तो रहे हैं कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए, पूर्व सीएम अपना दिग्विजय एजेंडा सिंह बताएं। बड़ा नाम है मध्य प्रदेश में, और उनके बेटे शामिल हो गए। फिर सरकार के लोग इस यात्रा में शामिल हैं, सरकार इस यात्रा को करा रही है, सरकार के लोग इस यात्रा को हैंड करने का काम कर रहे हैं। शास्त्री जी को अपना काम करने दें। चलिए ठीक है यशपाल जी आप क्यों, आपके नेता क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं इस यात्रा में शामिल होने के लिए? ये तो धार्मिक यात्रा है, आप उसे राजनीतिक रंग क्यों दे रहे हैं? शुभांगिनी जी, जिस यात्रा के पीछे कोई लक्ष्य है, कोई उद्देश्य है, और धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जिस प्रकार से इस यात्रा का स्वयं आयोजन किया, अब जिस प्रकार से आरोप अभय जी लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश की सरकार इसका मैनेजमेंट कर रही है, इसका प्रबंधन कर रही है। अरे महाराष्ट्र के धीरेन्द्र शास्त्री जी की एक अपील और एक आह्वान पर लाखों लोग जुड़े हुए हैं उसमें, और अगर ऐसा है तो फिर जयवर्धन सिंह इस यात्रा में क्यों दिखाने के लिए मुंह दिखाई रस्म अदाई कर रहे हैं, वो क्यों शामिल हुए हैं? और कल आप देखना शुभांगिनी जी, कांग्रेस इस यात्रा को लेकर के कहीं ना कहीं फिर भारतीय जनता पार्टी पे आरोप प्रत्यारोप करेगी, क्योंकि यात्रा का उद्देश्य बहुत साफ है, और इस उद्देश्य में छुआछूत, मैंने पहले भी कहा है, से लेकर के अन्य जो चीजें महाराष्ट्र ने कही है, वे जिस प्रकार से बात कर रहे हैं उस बात को लेकर के अगर बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष जी इसके प्रति शुभकामना देते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इस यात्रा को लेकर के शुभकामना देते हैं, वो पवित्र कार्य को लेकर के चल रहे हैं, उसके पीछे उनका है, और उस एजेंडे में अगर हम शामिल है तो कांग्रेस फिर खुले रूप से विरोध करे ना। हम तो करें कि हम स्वागत कर रहे हैं, कांग्रेस विरोध करे। अब कांग्रेस तो दो मुंह ही बात कर रही शुभांगिनी जी। अभय जी, आपको देखिए, आप जिस तरह से यशपाल जी से कह रहे थे, अब एक बार फिर मुझे लग रहा है कि आप कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। आप अपना मत जो है वो स्पष्ट रूप से बता दीजिए कि इस यात्रा से आपको कोई परेशानी है या नहीं है। आप इसे बीजेपी का प्रोपोगेंडा कह देते हैं और फिर शास्त्री जी की कई बातों से आप सहमत भी है। मुझे लगता है कि राजनीतिक रंग तो राजनेता देते हैं, शास्त्री जी ने तो इसको राजनीति से बिल्कुल भी नहीं जोड़ा इस यात्रा को। वांगी जी, राष्ट्र अलग चीज है, धर्म अलग चीज है, संविधान अलग चीज। कांग्रेस का स्पष्ट मत है कि हम संविधान के साथ हैं, हम भारत के लोग, जो हमारा संविधान का पहला लाइन है, हम उसके साथ हैं, और अगर किसी भी धर्म के लोग यात्रा निकालेंगे तो कांग्रेस उस यात्रा का स्वागत करती है। आज सवाल हमारा ये है शास्त्री जी की यात्रा का। मैंने कहा कि अगर उनके अंतःकरण में ऐसा लग रहा है कि 10 साल की हिंदू समर्थक सरकार, 10 साल की केंद्र सरकार में हिंदू नहीं जागे, 10 साल की ये जो केंद्र की डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है, उससे भी हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, तब तो फिर वो केंद्र सरकार के खिलाफ निकाल रहे हैं, फिर वहां भाजपा के लोग क्यों खड़े? स्पष्ट तो करना चाहिए शास्त्री जी को कि हिंदू अगर 10 साल की सरकार में भी नहीं जागे। अबे जी, ये तो कोई बात नहीं हुई कि अब बीजेपी के नेता आपको यात्रा में दिख गए तो वो यात्रा बीजेपी अधिकृत हो गई या बीजेपी प्रायोजित हो गई। ये तो आप गलत बात कह रहे हैं। कल को अगर 9 दिन ये यात्रा चलेगी, कल को कोई कांग्रेसी नेता अगर पहुंच जाएगा तो फिर आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि नहीं, कांग्रेस तो इसका स्वागत करती है, कांग्रेस तो हर धर्म यात्रा का हिस्सा बनी। वांगी जी, मैं कांग्रेस के विचार से आपसे बता दिया कि हम संविधान के साथ हैं, संविधान के अंतर्गत जो भी यात्राएं निकलेगी, किसी भी धर्म की यात्रा निकलेगी, उसका स्वागत कांग्रेस करती है। फिर आप यानी स्वागत करेंगे, इस यात्रा का स्वागत कर रही है कांग्रेस, फिर आप बीजेपी का प्रोपोगेंडा नहीं कहेंगे? किसी भी धर्म की यात्रा निकलेगी, लेकिन उसमें जो लोग दिख रहे हैं, जो लोग उस यात्रा के साथ दिख रहे हैं, उन्होंने उस यात्रा को दूषित कर दिया।
चलिए, कुल मिलाकर ये कहा जाए अभी भी अभय जी आप डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यात्रा निकली है तो अब इस पर राजनीति तो होगी, शुरुआत हो चुकी है। आगे देखना होगा कि इस पर आप जैसे नेता क्या प्रतिक्रियाएं और देंगे, क्योंकि 9 दिन ये चलेगी, 29 नवंबर को इसका समापन होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों राजनीतिक मेहमानों का। शैलेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री ने इस यात्रा की शुरुआत कर दी है, देखना होगा जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ेगी कितनी सियासत इसमें बढ़ती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।